हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड and must be working hard for your exams. So guys, as you all know that we were having a GST test on Sunday, and trust me, what a response, what a response. इतने सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, इतनी सारी आंसर शीट्स मेरे पास आई. सच बताऊं तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. मुझे लग रहा था कि शायद 2 4 5 लोग ही होंगे जो सीरियस है और वो आंसर्स लिख के मुझे भेजेंगे, बट आज तक मेरे को उसके आंसर शीट्स मिल रहे हैं. मॉर्निंग में भी आज मेरे पास करीब करीब 16 बच्चों ने आंसर शीट्स भेजी हैं. एंड आई वाज लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है ना. एंड आई एम वेरी श्योर जितने बच्चों ने ये पेपर दिया है उनको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि पढ़ना और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. देखिए, पढ़ते हम सभी हैं. मैंने कहा ना, मैंने भी रिवीजन कराई, आपने भी सेल्फ स्टडी करी, आपने एट द टाइम जब हमने इनिशियली पढ़ाया था तब भी आपने पढ़ा होगा. तो कितनी बार हमने पढ़ लिया. बावजूद इसके जब पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो एक अलग ही रंग का होता है. और वो अटेम्प्ट करने के लिए लॉ को उस समय पे रिकॉल करना, लॉ को किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करना, ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं वाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर्स. सो गाइज, आई हैव डिसाइडेड कि अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम टू टाइम, इनफैक्ट एवरी वीक 1 या 2 टेस्ट मैं आपको चैप्टर्स बताया करूंगा एंड आप उसको जरूर अटेम्प्ट करो. आई एम टेलिंग यू दैट विल बी द एक्चुअल इंप्रूवमेंट इन यू. आप जितना मर्जी पढ़ाई करते रहो, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. आपको लगेगा कि ठीक है, मुझे ये सेक्शन आता है, मुझे ये आता है, मुझे, लेकिन जब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप पेपर में जा सकते हैं. ठीक है ना. तो टू गेट दैट मच लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको पढ़ने के साथ साथ पेपर्स जरूर अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. और जितने बच्चों ने ये पेपर नहीं दिया था, आई पर्सनली बिलीव दैट कि आप लोगों ने मिस किया है बेटा. ठीक है ना. आपने मिस किया है. और अब क्योंकि आपका भी नुकसान ना हो, सो आई हैव कम अप विद टुडेज क्लास जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन अलॉन्ग विद देयर आंसर्स. एंड आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दिस क्लास, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, सो दैट जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनको पता चल सके कि वो कहाँ गलत थे, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था उन्हें पता चल सके कि यस, हम लोगों ने कुछ मिस किया था. ठीक है. तो आज की पूरी क्लास जो है हम लोग वो पेपर डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली जहां पे जरूरत लगेगी वहां पर हम लॉ के प्रोविजंस को भी रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमारा प्रोविजन भी स्ट्रांग हो जाए और साथ साथ हमारी प्रेजेंटेशन भी स्ट्रांग हो जाए और हमें पता चल जाए कि हम लोग कहाँ गलत थे. क्लियर है. एंड लास्ट, अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मैंने उसकी आंसर शीट डाल दी है. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप चेक कर सकते हो. ठीक है. बट स्टिल आई वांट कि मैं इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नॉट ऑल बट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, और आप उसको फॉलो अप करेंगे. और बिल्कुल क्लास के एंड में मैं डिक्लेयर करूंगा 1 मोर टेस्ट, जिसको अब हम और एक टेस्ट हेल्ड करेंगे ऑन फ्राइडे. ठीक है जी. फ्राइडे को हम एक और टेस्ट हेल्ड करेंगे. उसका मैं आपको चैप्टर का नाम और साथ में वो किस तरीके से आपको पेपर मिलेगा, ये सब मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा. क्लियर है. ठीक है सर. चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने टेस्ट में पूछे थे. क्लियर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने रीड करना है मेरे साथ. कहते हैं मिंत्रा वॉज अमेलगमेटेड विद फ्लिपकार्ट. ये 2 कंपनीज आपस में अमेलगमेट हो जाती हैं. ऑन अकाउंट ऑफ अमेलगमेशन, मिस्टर पुनीत एक शेयर होल्डर था, उसको 10,000 शेयर्स मिले फ्लिपकार्ट के इन एक्सचेंज ऑफ 5,000 शेयर्स ऑफ मिंत्रा. डज इट क्वालिफाई सप्लाई. अब अगर आपको याद हो तो हमने सप्लाई की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें आपने सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में पढ़ा था कि सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है. अगर आपको याद हो तो उसमें एक्सचेंज और बार्टर भी इंक्लूडेड होता है. अब जितने बच्चों ने सिर्फ यहीं तक समझा होगा, जितने बच्चों ने सिर्फ यहीं तक समझा होगा,
कि यस एक्सचेंज और बार्टर सप्लाई का पार्ट है, तो उन्होंने इसका आंसर लिख दिया होगा कि यस ये सप्लाई है। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या किसी भी चीज को सप्लाई तक जाने के लिए पहले हमें चेक करना होता है कि वेदर इट इज फॉलोइंग इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और नॉट? अब आप मुझे बताइए, जिस चीज का एक्सचेंज हो रहा था वो था शेयर्स। शेयर्स का मतलब सिक्योरिटीज। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये एक ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज था। और अगर आपने गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन ढंग से पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज ना गुड्स में आता है और ना सर्विसेज में आता है। तो जब वो गुड्स और सर्विसेज में आता ही नहीं तो फिर उसका सप्लाई क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट ही नहीं था। तो इसका मतलब इसका आंसर हमें क्या लिखना चाहिए था? सिंस ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, securities are excluded from the definition of both, hence transaction will not qualify as supply। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? नहीं, याद रखना, अगर आपने प्रॉपर क्लासेस ली हैं मुझसे तो ये समझना कि कोई चीज सप्लाई है या नहीं, उससे पहले हमें ये चेक करना होता है कि वेदर वो गुड्स या सर्विसेज में फॉल करती है या नहीं। बिकॉज अगर वो ना गुड्स में फॉल कर रही है ना सर्विसेज में फॉल कर रही है तो फिर उसका सप्लाई होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। क्लियर है या नहीं? तो आई एम वेरी श्योर ये काफी सारे बच्चों का आंसर गलत है। रीजन बीइंग, उन्होंने सिर्फ सप्लाई सेक्शन 7 पे फोकस किया, उन्होंने डेफिनेशंस पे फोकस नहीं किया होगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि ये सप्लाई क्वालिफाई नहीं करेगा। वाई? बिकॉज ना ये गुड्स है और ना ही ये सर्विसेज है। बहुत बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए, हर क्वेश्चन करने से पहले आपको लॉ जरूर रिकॉल करना है। इससे दो बेनिफिट होंगे। आप जो ये लॉ बार बार पढ़ते रहते हैं ना, उसको पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रिकॉल करना। और रिकॉलिंग हमेशा क्वेश्चन आंसर करते समय होती है, याद रखना। लॉ पढ़ते समय कभी रिकॉलिंग नहीं होती। तो इसीलिए जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ूं तो पहले रिकॉल करो कि आपने ऐसा प्रोविजन कब पढ़ा था, कहां पढ़ा था, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन के साथ लिंक करके उसका आंसर लिखेंगे। सो दिस इज आई एम टेलिंग यू हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। अटेम्प्टिंग ऑफ द पेपर इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपके घर बैठ के सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी तो करना ही करना है, रिवीजन क्लासेस करनी है, बट पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जब ये पेपर्स मैं लूंगा तो आपने कैजुअली अटेम्प्ट नहीं करना पेपर को, आपने एवरी टाइम पहले लॉ को रिकॉल करना है, उसके साथ लिंक करना है। क्लियर है? पढ़ते हैं जरा। कहते हैं साहेब सेल्स एक एयर कंडीशनर डीलर है इन जनकपुरी में। ठीक है जी, दिल्ली के अंदर। उसको 4 एसी फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन सफदरजंग एंगेम। देयरफॉर उसने 4 एसी को, जिस पर वो आईटीसी ले चुका था, फ्रॉम इट्स स्टॉक फॉर सेट पर्पसेस ट्रांसफर कर दिया। बताओ क्या ये एक्टिविटी अमाउंट्स टू सप्लाई और नॉट? सर, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई होने के लिए पहले तो इट मस्ट बी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उसके अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है? उसके अंदर क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन जब आप कोई भी एसी अपने घर में, अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर में भेज रहे थे, तो डेफिनेटली ये चीज तो कंफर्म है कि इसमें कंसिडरेशन वाज मिसिंग। ठीक है जी। तो अब यहां पर सवाल ये था कि क्या इसको स्टिल वी कैन क्वालिफाई एज सप्लाई। तो आपको याद होगा हमने शेड्यूल 1 पढ़ा था। देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जिसमें, अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा पढ़ा था कि उनको हम क्वालिफाई कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज को एज सप्लाई इवन इफ इट डू नॉट इन्वॉल्व कंसिडरेशन। कुछ याद आ रहा है? सो सर्टन एक्टिविटीज विच कैन क्वालिफाई एज सप्लाई इवन इफ इट डू नॉट इन्वॉल्व कंसिडरेशन। तो उसमें था, अगर आप परमानेंटली डिस्पोजल करते हैं कोई भी एसेट, ठीक है ना, परमानेंटली अगर आप ट्रांसफर करते पाए कोई भी एसेट जिस पर आप ऑलरेडी आईटीसी क्लेम कर चुके हैं। कुछ याद आ रहा है? अगर आपने किसी चीज पर आईटीसी क्लेम कर लिया है और उसको आप परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हो इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, तो भी क्या वो सप्लाई माना जाता था? बिल्कुल सही।
तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए क्या, क्योंकि उन एसीज पर आप ऑलरेडी आईटीसी ले चुके थे, तो इस पर अब हम शेड्यूल 1 अप्लाई करेंगे। तो आपने ध्यान से पढ़ना है। कहते हैं शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 illustrate that activities to be treated as supply even if it is made without consideration. One such activity is permanently transfer or disposal of business assets. Where ITC has been availed on such assets, then said activity to be treated as supply even if it is made without consideration. Clear है या नहीं? तो हम कह सकते हैं कि yes, this is treated as supply. Why? Because you have already claimed ITC on those ACs. ठीक है सर। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं जरा। कहते हैं एक जनकपुरी रेजिडेंट मिस्टर आकाश है, वो इसके पास जाता है और उसने अपना पुराना एसी 25,000 रुपए में बेचा। उसने ये एसी खरीदा था 6 महीने पहले फॉर हिज रेजिडेंस। क्या ये जो सेल ऑफ एसी बाय आकाश है, क्या ये सप्लाई है या नहीं? बहुत सिंपल है बेटा। देखिए, किसी ने अपने घर के लिए एसी खरीदा और उसने वो एसी बेच दिया किसी एसी के डीलर को। आप बताओ, क्या मिस्टर आकाश जो ये काम कर रहा था, क्या ये इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था? नहीं था सर। एसी उसने खरीदा था अपने पर्सनल यूज के लिए और ये उसका काम नहीं था कि एसी को खरीद खरीद के बेचना है। तो क्योंकि यहां पर मिसिंग था इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सेक्शन 7 में क्लियर लिखा हुआ था कि कंसिडरेशन होना चाहिए, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब क्योंकि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज मिसिंग इन दिस केस, तो हम कह सकते हैं कि यस, ये भी सेक्शन 7 में क्वालिफाई नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर देखना, सेल ऑफ एसी बाय आकाश टू साहिब सेल्स विल नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 as although it is made for a consideration but it is not in course or furtherance of business. Clear है? ठीक है सर। So we have done 2 questions now. मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा। मे बी ऐसा होगा कि काफी सारे बच्चे उनके आंसर्स गलत लिखे होंगे उन्होंने। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो अगर आपने आंसर गलत लिखा है तो यही आप करते हो इन योर फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो। और हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही था इस टेस्ट को रखने का कि हमें गलतियां इस टेस्ट में करनी है, लेकिन हमें वो इंप्रूवमेंट लेकर आनी है ताकि वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो इन माय फाइनल एग्जाम्स। तो आपको आज ये पता चल जाएगा कि आप जब सोचते हो तो आप इनकम्प्लीट सोचते हो, आप लॉ को किसी दूसरे चीजों के साथ लिंक नहीं करके सोचते हो, तो ही एरर्स होते हैं। इसीलिए जब हम स्ट्रेट रिविजन करते हैं, है ना, स्ट्रेट रिवीजन करते हैं आईटीसी में सेक्शन 15, 16, 17, 18, उसमें ये रूल्स। अब जब आप स्ट्रेट रिवीजन करते हो ना, तो उसमें और जब प्रश्न पूछा जाता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपने सेक्शन 16 पढ़ा और सेक्शन 16 पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, फिर तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन पेपर ऐसा कभी भी नहीं होता। पेपर हमेशा याद रखना कि वो कहीं ना कहीं शेड्यूल 1 से चीज को उठाएगा और सेक्शन 17 से उठाएगा, इस तरह से वो लिंकेज बनाएगा। और ये लिंक आप रिवीजन करके बार बार नहीं कर सकते, बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई और नॉट अंडर सेक्शन 7। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, ये काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन का मैंने आंसर पढ़ा था, तो काफी सारे बच्चों ने सही लिखा था। आपने बस ये बताना है कि वेदर ये सप्लाई है या नहीं है। पहला, सिलेक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपो इन मुंबई, यानी कि उसका एक प्लेस दिल्ली में और एक प्लेस मुंबई में। बोथ दीज एस्टैब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, अपने अपने स्टेट्स में ये रजिस्टर्ड है। फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई डिपो, यानी कि हम वन जगह से दूसरी जगह पे माल ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, सो दैट दे कैन बी सोल्ड। आपको बताना है ये सप्लाई है या नहीं। सर बिल्कुल है। इस पर अगर आपको याद हो तो हमने शेड्यूल 1 पढ़ा था। शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा था कि अगर 2 डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट, कुछ याद आ रहा होगा, अगर कोई भी ट्रांसफर्स बिटवीन रिलेटिव्स एंड डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, और सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी
ब्रांच है या विद इन द सेम स्टेट या इन एनी अदर स्टेट जिसका रजिस्ट्रेशन सेपरेट है, क्या वो डिस्टिंक्ट माना जाता था? और अगर वो डिस्टिंक्ट है तो उनके बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या उसे भी हम सप्लाई मानते थे? बिल्कुल। तो आपको यहां पे किसके साथ लिंक करना था बच्चे? इसको शेड्यूल 1 के साथ। ठीक है सर। दूसरा पढ़ेंगे, रमन एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई है, उसका ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज वेल नोन लॉयर। ठीक है, रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। सर याद करेंगे, शेड्यूल 1 अगर आपको याद हो तो उसमें हमने एक 4th पैरा पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते पाए गए फ्रॉम एनी ऑफ योर रिलेटिव या एनी ऑफ योर एस्टैब्लिशमेंट विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, even if it is without consideration, but it must be in course of furtherance of your business, then it shall be regarded as supply. कुछ याद आ रहा है आपको? तो शेड्यूल 1 में हमने 4th पैरा में ऐसा पढ़ा था। तो अब आप मुझे बताओ, रमन एक पर्सन जो कि अपने ब्रदर यानी कि रिलेटिव जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया से एक सर्विसेज ले रहा है, तो दैट मीन्स इट्स एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट कंसिडरेशन है, बट स्टिल शेड्यूल 1 में आ सकती है। Regarded as family dispute, now this is something, it is not in course of furtherance of business. हाँ, अगर वो related to अपने ECO business से related कोई services लेता तो ये supply बन जाती। तो as per schedule 1 ये schedule 1 apply नहीं होगा इस पर। why? Because family dispute का मतलब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आप जो services ले रहे थे that was for your personal purposes। ठीक है सर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय मिस्टर रामलाल बट नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बताओ जी, अगर कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ली गई हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा बट वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो क्या उसे हम सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? सर मेरे को लगता नहीं कि मुझे बताना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेक्शन 7 में कंसिडरेशन होना जरूरी है एंड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। बट अगर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज मिसिंग तो हम कह सकते हैं कि यस, इसे हम सप्लाई में कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। ठीक है जी, चलिए सर। तो उम्मीद करता हूं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल डन नाउ। अच्छा, इसमें आंसर में थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये शेड्यूल 1 है बेटा, ठीक है ना, शेड्यूल 1। ठीक है सर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज डन नाउ। सो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि सिंपल है वो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, वो अपने आप ट्राई करेंगे आप। उसके आंसर्स तो मैंने बार बार बोला कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए ही हुए हैं, वो आप खुद भी रीड कर सकते हो। तो मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 4 वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। एक होटल प्रोवाइड करता है 4 दिन का 3 नाइट पैकेज विद इन द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द रूम अकोमोडेशन। आपको बताना ये मिक्स्ड है या कंपोजिट है। आप मुझे बताओ, जहां नेचुरल बंडलिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते थे? कंपोजिट सप्लाई। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में ब्रेकफास्ट और डिनर बीच में इंक्लूड होना इट्स वेरी नेचुरल, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जरा। टूथपेस्ट कंपनी ने ऑफर किया स्कीम ऑफ फ्री टूथब्रश अलोंग विद टूथपेस्ट। सर ऑफ कोर्स ये नेचुरल नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो दैट इज व्हाई वी विल पुट इट इनटू मिक्स सप्लाई। अ पैकेज कंसिस्ट ऑफ कैंड फूड, स्वीट, चॉकलेट्स। ये तो मेरी बुक में मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इन एनी केस दिस इज द एग्जाम्पल फॉर मिक्स सप्लाई। ठीक है जी, ये मिक्स सप्लाई का ही एग्जाम्पल है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को लगता नहीं कि इसमें दिक्कत था। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो आई विल बी डिस्कसिंग नाउ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको प्लीज मार्क कर लेंगे जरा। पहला लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ मेसर्स जयंत एंटरप्राइज जयपुर राजस्थान फॉर द ईयर दिस डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसकी एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है। आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा सेक्शन 2 क्लॉज 6 में हमने एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीगेट टर्नओवर जब भी निकालते हैं तो उसमें टैक्सेबल सप्लाईज भी आती हैं, उसमें एग्जम्प्टेड सप्लाईज भी आती हैं, उसमें एक्सपोर्ट्स भी आते हैं। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटर स्टेट सप्लाईज भी आती हैं फॉर
पर्सन्स हैविंग सेम पैन नंबर, और ये कंप्यूट हम करते थे ऑल इंडिया बेसिस पर। तो ऐसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। उस डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए आपने मुझे बताना है कि वेदर ये सब चीजें एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है सर। पहला है सेल ऑफ डीजल ऑन विच सेल टैक्स। वैसे तो डीजल आप सबको मालूम है जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, तो हु विल टेल मी क्या ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है? यस। बट क्या एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है कि एग्जम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल ऑल्सो? तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ जयंत एंटरप्राइज डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल। सर अभी भी आप सेक्शन 22 खोलो, ठीक है, उसमें नीचे कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, उसको आप रीड करो। लिखा हुआ था कि अगर प्रिंसिपल द्वारा कोई भी सप्लाई किया जाता है फ्रॉम द प्रीमाइस ऑफ जॉब वर्क, तो वो जॉब वर्क की एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अगर प्रिंसिपल ने कह दिया जॉब वर्कर को कि तुम अपने प्रीमाइस से सप्लाई कर दो, तो वो सप्लाई जॉब वर्कर की एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपने। तो यहां पर हमने लिख दिया नील। इसका एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन नोट 2, तो आप यहां से नोट 2 रीड कर लेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क जो कि रजिस्टर्ड बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 22। आप रीड कर लीजिएगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि व्हाई वी हैव टेकन नील ओवर हियर। ठीक है जी। ठीक है सर। अभी क्या होता है कि हम लोग एक्सप्लेनेशंस ढंग से पढ़ते नहीं है, बट अब आप ये एक्सप्लेनेशन कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक्सपोर्ट, यस ये तो आता ही है। सप्लाई टू इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान अंडर सेम रजिस्ट्रेशन। सर याद रखना ये नहीं आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर में कब आता है? जब हम कम ऑन इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं अपनी ही ब्रांचेस को, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होता है। बट क्योंकि यहां पर अंडर सेम रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम स्टेट था, तो इसे आप नहीं इंक्लूड करेंगे इन द एग्रीगेट टर्नओवर। तो आप देख सकते हैं कि इसे भी इंक्लूड नहीं किया गया। और फिर लास्ट बोला गया आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेड बाय द रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। सर रिसिपिएंट की टर्नओवर में नहीं आएगा वो, क्योंकि वो उसकी इनवर्ड सप्लाई थी, बट क्योंकि वो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है तो मेरी टर्नओवर में वो आएगा। तो ये 1 लाख रुपीस मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। कई बार बच्चा कहता है नहीं सर स्पेसिफिकली लिखा तो हुआ है। मैंने कहा क्या कि एग्रीगेट टर्नओवर में इनवर्ड सप्लाई इंक्लूड नहीं होगी जिस पर आरसीएम लगा हुआ है। बट ये इनवर्ड नहीं है बेटा, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में आती है जिस पर आरसीएम लगा होता है। लेकिन हाँ, अगर मैंने कोई इनवर्ड सप्लाई ली होती जिस पर आरसीएम लगा हुआ है, तो वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आती, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। तो अब आप इसको सम टोटल कर लीजिए, इट इज 7 लाख रुपीस। सो डेफिनेटली ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। बहुत बढ़िया। अब आपको ना ये सारे नीचे दिए हुए हैं, आप प्लीज कोई भी पॉइंट का रीजन जानना चाहो तो नीचे आप नोट्स में उसको रीड कर सकते हो। ठीक है जी। ठीक है सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें आपको एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम को टेस्ट करना था। ठीक है ना। ठीक है सर। कहता है ए लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है पुणे के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई टैक्स्ड अंडर रिवर्स चार्ज वाज इतना एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज जिस पर आरसीएम लगा हुआ था। आप सबको याद होगा कि जब हम लोगों ने कॉम्पोजिशन स्कीम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोगों को बताया गया था कि अगर हमारा अप टू 1.5 करोड़ तक प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में आप आ सकते हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ता था। क्लियर है। तो अब मुझे बताओ, इन्होंने उसका ब्रेकअप दिया हुआ है, देखेंगे जरा ब्रेकअप कैसे दिया हुआ है। इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स चार्जेबल एट निल रेट, इंट्रास्टेट सप्लाईज होली एग्जेम्प्ट 32 लाख,
value of exempt supply being interest earned on FDs with the bank, value of inward supply on which tax is payable under RCM. सर आप याद कर लीजिए कॉम्पोजिशन स्कीम के एलिजिबिलिटी को टेस्ट करते समय, कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करते समय क्या हमें फिर से एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी होगी? याद आ रहा है कुछ? लेकिन अगर आपको याद हो तो इसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन पढ़ाई थी मैंने, कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10(1) के अंदर एक एक्सप्लेनेशन पढ़ाई थी, और वो ये थी कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हैं ना, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हैं तो आपको एक एग्जम्प्ट सप्लाई बाय द वे ऑफ, कम ऑन, बाय द वे ऑफ जो भी डिपॉजिट्स वो नहीं लेनी, वेयर कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट्स। कुछ याद आ रहा है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एक तो आपको ये नहीं लेना और एक वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई नहीं लेना जिस पर क्या लगा हुआ है? आरसीएम। इसको छोड़कर क्या रेस्ट ये टैक्सेबल भी आएगी, नील वाले एग्जम्प्टेड होते हैं, सेक्शन 11 वाले भी एग्जम्प्टेड होते हैं, तो ये तीनों आएंगे बेटा। ठीक है जी, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारे पास। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है पूरी, ठीक है ना, और ये मैंने आपसे कहा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन 1 जरूर लिखनी है, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि while computing aggregate turnover for the person for determining his eligibility, the expression aggregate turnover shall not include the value of exempt supply by the way of extending deposits so far as the consideration is represented by interest or discount। कुछ याद आ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक उसके अकॉर्डिंगली हमने ये भी लेना था, ये भी लेना था, ये भी लेना था, और ये दोनों चीजें नहीं आनी थी। सो आपका एग्जैक्टली 1.5 करोड़ रुपए बन रहा है। तो अब सिंस एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है, सो ए लिमिटेड इज एंटाइटल्ड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है जी, तो मैंने बार बार बोला कि ये चीजें आपको याद रखनी है बेटा, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, तभी आप लोगों जो है इसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है ना? ठीक है सर, चलिए 7 हम बिल्कुल एंड में करेंगे। ठीक है, उससे पहले 8 क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने आप, मुझे मालूम है। इसके अंदर वही था बच्चे कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू वर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड थे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता था फ्रॉम द डेट व्हेन यू वर लाइबल होता था, और ऐसे में आपको रिवाइज्ड इनवॉइस काटने होते थे विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ। याद आ रहा है ना? तो वही वाला पॉइंट है ये। तो मैंने ये अभी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में डिस्कस किया था, तो आई एम वेरी श्योर ये आप कर लोगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है एक बार चेक कर लेते हैं जरा। चलिए 9th क्वेश्चन अच्छा है। 9th क्वेश्चन जरा मेरे साथ पढ़ना है आपने। कहते हैं क्लासिक टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज्ड अ नीडल डिटेक्टिंग मशीन ऑन 6 जुलाई फ्रॉम बालाजी इंजीनियरिंग वर्क्स फॉर 10 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और उस पर 18% आपने जीएसटी पे करा था। इट अवेल्ड द आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन मशीन एंड स्टार्टेड यूजिंग द मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। द मशीन वाज सोल्ड ऑन 18 अक्टूबर 2018 फॉर 6 लाख रुपीस एज सेकेंड हैंड मशीन। द जीएसटी रेट वाज 18%। कंप्यूट द अमाउंट पेबल बाय दिस इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सर आपको याद होगा हमने आईटीसी के चैप्टर में सेक्शन 18 पढ़ाया था मैंने आपको, और सेक्शन 18 में अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने खरीदा है, जिस पर आपने आईटीसी लिया है, और बाद में अगर आप उसको बेच देते हो, तो फिर आपको पे करना होता था एक अमाउंट। और वो अमाउंट कितना होता था याद करेंगे, जितना आईटीसी आपने लिया उसमें से माइनस करते थे हम 5% पर क्वार्टर। कुछ याद आ रहा है? या पार्ट देयर ऑफ, और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। ऐसा मैंने पढ़ाया था सेक्शन 18 के अंदर। तो आपने यहां पर यही करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने आईटीसी कितना लिया था, उसमें से 5% इंटू नंबर ऑफ क्वार्टर्स। क्वार्टर आपको याद होगा क्या होता है? क्वार्टर मींस अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, लेकिन ये पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कोई भी नहीं होता। ये अप्रैल मई जून इज ऑलवेज टेकन एज 1 क्वार्टर। ठीक है ना? जुलाई अगस्त सितंबर 1 क्वार्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले नंबर ऑफ क्वार्टर्स काउंट करने थे।
तो अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना था, आपने 6 जुलाई 2017 को आपने बाय करा है, ठीक है ना, 6 जुलाई 2017 आपने बाय करा, ठीक है जी, और आपने 18 अक्टूबर 2018 को आपने इसको डिस्पोज ऑफ करा, ऐसे ही हुआ ना। तो आपको यहां पर पीरियड्स क्वार्टर गिनने होंगे कितने हैं ये, तो कौन मुझे बताएगा, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च तीसरा क्वार्टर हो गया, ठीक है जी, अप्रैल मई जून चौथा क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर पांचवा क्वार्टर हो गया, और क्योंकि 18 अक्टूबर है तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी पूरा ही लेना है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कुल मिलाकर 6 क्वार्टर्स हो गए हमारे पास। तो आपने क्या करना है, टोटल ड्यूटी जितने भी आपने पे करी है, मतलब जितना आपने आईटीसी क्लेम करा है, लेस 5% इंटू 6, 6 क्वार्टर का आप चेक कर लीजिए आपने आईटीसी कितना लिया होगा, 10 लाख का 18% 1,80,000, तो माइनस करना है इसमें से 5% इंटू 6 इंटू 180, ठीक है जी, जो भी आएगा वो, या फिर टैक्स ऑन, कम ऑन, टैक्स ऑन जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है विच एवर इज हायर। तो अब आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हो इसका, ठीक है, आई एम वेरी श्योर आपको ये याद आ गया है। आप देख सकते हैं यहां पर 3 क्वार्टर का आपने 17-18 में लेस किया, 3 क्वार्टर का आपने 18-19 में लेस किया, टोटल 6 क्वार्टर का लेस हुआ, ये आ गया। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू दोनों में से जो भी हायर है ये आपको पे करना था। क्लियर है? सो आई एम वेरी श्योर सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 था ये, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग यहां पर एक, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक 10th क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक 11th भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये सारे क्वेश्चन आपको बड़ा मजा आएगा बेटा, बिल्कुल आपका दिमाग जो है ना खुल जाएगा इसके अंदर। 12th भी हम लोग कर सकते हैं, चलो करते ही है ना, फिर कर क्या सकते हैं, जो मुझे लगेगा तो वो बीच में मैं आपको छुड़वा दूंगा। आप सीधा क्वेश्चन नंबर 10th पे आएंगे जरा। 10वां क्वेश्चन देखना है आपने। ठीक है जी, जरा आराम आराम से पढ़ेंगे। कहता है एक्स एक मैन्युफैक्चरर ऑफ रूफिंग शीट्स है, उसका टोटल आईटीसी 1,60,000 पड़ा हुआ था 30 जून को, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस में आपके पास 1,60,000 आईटीसी पड़ा हुआ था। उसने आपको नीचे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल इन द मंथ ऑफ जून, इतना वो टैक्स पे करके आया, तो दैट मीन्स इतना उसके पास आईटीसी अवेलेबल होगा। इनपुट टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ हार्वेस्ट केटरर्स इन कनेक्शन विद हाउस वार्मिंग। आप मुझे बताओ, हाउस वार्मिंग से रिलेटेड वैसे भी आपको मालूम है आउटडोर केटरिंग अगर आप करवा रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको आईटीसी वैसे भी ब्लॉक क्रेडिट्स में जाता है। ठीक है, और हाउस वार्मिंग है तो वैसे भी ये पर्सनल यूज लग रहा है तो इसमें आईटीसी मिलना नहीं है। इनपुट टैक्स ऑन इनपुट कंटेन इन एग्जम्प्ट सप्लाईज 20,000, तो बताओ ये भी आपको नहीं मिलता। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्टेड है और उसके लिए अगर आपने कुछ इनपुट परचेज करे हैं तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलता। जीएसटी पेड ऑन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, आपको याद होगा 17/5 में ये ब्लॉक क्रेडिट्स में आता है। ठीक है, टोटल टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ जून 60 लाख रुपीस है। ठीक है, टोटल टर्नओवर फॉर द मंथ आपको दिया हुआ है 60 लाख रुपीस। ठीक है जी, इंटर स्टेट था और टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18% था। आपको बताना है कि कितना आईटीसी अवेलेबल होगा एंड इज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है जी, बड़े आराम से पहले समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चों ने यहां पर
assumption बेस्ड क्वेश्चन था बेसिकली। ये प्रॉब्लम कहां पे थी इस क्वेश्चन में कि ये नहीं बताया गया था कि ये जो इनपुट था, जो इनपुट टैक्स आपने पे करा था रॉ मटेरियल पे, इसे यूज कहां किया गया। क्या खाली टैक्सेबल में किया गया या टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड दोनों में किया गया, ये बताया नहीं गया था। तो जितने बच्चों ने इसमें फुट नोट डाल दिया कि वी आर प्रिज्यूमिंग दैट दिस रॉ मटेरियल वाज प्योरली यूज फॉर टैक्सेबल, तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। कैसे? 60 लाख का 18% निकाल लो, ये पहले आपका आउटवर्ड आ गया। 60 लाख का 18% 10,80,000 आपको पे करना है, और 1,60,000 आपके पास पहले से था, 40,000 आपको और मिल गया, 2 लाख। तो यहां पर हम लोग क्या करते, 2 लाख का क्रेडिट हम यहां पे यूज कर लेते, 160 प्लस 40, 2 लाख का क्रेडिट हम इस्तेमाल कर लेते, तो हमारा बैलेंस जो था वो पेबल आ जाता। ठीक है ना। बट अब इन्होंने क्वेश्चन कैसे किया है वो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में ना इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया है कि ये जो इनपुट टैक्स था ना वो एग्जम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल दोनों में इस्तेमाल हो रहा था। तो आपको याद होगा अगर कोई इनपुट दोनों में इस्तेमाल हो रहा था तो रूल 42 लगता था, और हम प्रोराटा बेसिस पर पहले चेक करते थे कि कितना एलिजिबल है और कितना इनएलिजिबल है। कुछ याद आ रहा है? तो उसमें आप कैसे पढ़ते थे मैं आपको याद करा देता हूं। अगर मैं ये प्रिज्यूम कर लूं कि इनपुट कॉमनली इस्तेमाल किया गया था फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई, जो कि टैक्सेबल 60 लाख थी और एग्जम्प्टेड 2 लाख थी, यानी कि 62 लाख। तो आपको याद होगा फिर हम तरीका क्या होता था रूल 42 में कि आप पहले पूरा आईटीसी कॉमन वाले का ले लो और प्रोराटा बेसिस पे जितना बिलोंग करेगा टू एग्जम्प्टेड क्या वो अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी में ऐड कर देना। कुछ याद आ रहा है ऐसा? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 40,000 का क्रेडिट फॉर 62 लैक्स, तो उसमें से 2 लाख का प्रोराटा बेसिस पर हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो आप इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए मेरे साथ साथ। 40,000 ये मेरे बच्चे 1290 रुपए आएगा। तो अगर आपको रूल 42 याद आ रहा हो, मैंने बहुत डिटेल में आपको आईटीसी के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। 1290 रुपए पहले आप क्या करो, अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी में कर दो ऐड। तो अब क्या होगा ध्यान से देखेंगे, ये ऐसा किया हुआ है इन्होंने 1290 ऐड कर दिया। तो इन्होंने कहा ओके फाइन, टोटल टैक्स पेबल हो गया हमारा 10,81,290। अब आईटीसी कितना पड़ा हुआ है, 160 पहले से था, 40,000 पूरा ले लो, तो ये 2 लाख आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। तो आपने बैलेंस 881,290 पे कर दिया। ठीक है ना। अब ये जो नीचे वर्किंग दी हुई है ना, ये सिर्फ बताई हुई है कि वो 1290 हमने कैसे निकाला। ठीक है, आई होप सो क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरीके से, और अगर आप नीचे फुटनोट डाल देते हो दैट वी आर प्रिज्यूमिंग दैट इनपुट वर प्योरली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, तो फिर ये भी लोचा करने की जरूरत नहीं है। क्या सीधा ही 1080 में से 2 लाख माइनस करो, क्या उतना अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पे करना है, सिंपल। तो आपको नोट डाल के इसको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना, इसका आंसर एक बार जरूर पढ़िएगा अच्छे से। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिन्होंने ये प्रिज्यूम कर लिया कि वो प्योरली फॉर टैक्सेबल सप्लाई है और पूरा 40,000 का क्रेडिट ले लिया, वो भी गलत नहीं है, बट उनको फुटनोट डालना चाहिए था, बस ये ध्यान रखो। ठीक है सर। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, मार्केट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहते हैं सिद्धि लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर engaged in taxable supply of goods. सिद्धि लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019। आपको यह बताना है कि इसमें से किस किस पर क्रेडिट मिलेगा। वेरी सिंपल, जिन लोगों को सेक्शन 16, 17, 18 ये पढ़े हुए हैं अगर आपने, हालांकि मेन इसमें सेक्शन 17 इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें आपको 17(5) के अंदर ब्लॉक क्रेडिट्स पढ़ाए गए थे। तो अगर आपको वो याद होगा तो फिर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखते हैं जरा
कैपिटल गुड्स परचेज्ड ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग आईटीसी। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको एक प्रोविजन पढ़ाया था कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हो और अगर उस पे आप डेप्ट क्लेम कर रहे हो एंटायर वैल्यू पे, तो फिर टैक्स कंपोनेंट का आईटीसी नहीं मिलता। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर देयर विल बी नो आईटीसी। रीजन, क्योंकि आप उस पर क्या क्लेम कर रहे हो? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ट्रेडर्स, इनवॉइस ऑफ रवि ट्रेडर्स रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी बट गुड्स वर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। कुछ याद करेंगे जरा, हमने क्या पढ़ा था कि सेक्शन 16 अगर आपको याद हो तो उसमें हमने कंडीशन पढ़ी थी कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए और आज साथ में गुड्स भी रिसीव्ड हुई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इन द मंथ ऑफ जनवरी गुड्स रिसीव्ड नहीं हुई थी तो आपको इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने कार परचेज करी फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार, मतलब आप एक तरह से डीलर हैं, कार खरीदते हैं, कार बेचते हैं। सच कार डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट while being used for the test drive by the potential customer। बताओ क्या हमें आईटीसी मिलेगा या नहीं? याद करेंगे सेक्शन 17(5) में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी एसेट लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो उससे रिलेटेड क्रेडिट्स आपको नहीं मिलते हैं, तो फिर इसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स यूज्ड फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर्स बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी गुड्स का अगर इस्तेमाल होता है तो उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये मैं सारा 17(5) ही रिवाइज करा रहा हूं। आप अगर 17(5) ढंग से पढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है सर। ट्रक परचेज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ आउटपुट गुड्स, सर ये मिल जाएगा, बिकॉज अगर आपको याद हो तो कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो कि यूज किया जा रहा था फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको क्रेडिट्स मिल जाते थे। ठीक है सर। सर 5वां पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गुड्स परचेज फ्रॉम पूजा लिमिटेड, फुल पेमेंट इज मेड बाय सिद्धि लिमिटेड टू पूजा लिमिटेड अगेंस्ट सच सप्लाई बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय पूजा लिमिटेड। सर ये मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल में यहां पे कुछ लिखवा रहा हूं, लिख लो जरा। सर पहले क्या होता था, सेक्शन 16 में हम आपको यह बोलते थे कि क्रेडिट लेने के लिए टैक्स मस्ट बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट। सर पढ़ लेना, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं आपको। टैक्स मस्ट बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा मैंने आपको बताया होगा सेक्शन 16 के अंदर। बट उसमें फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इवन इफ सप्लायर ने टैक्स नहीं पे करा तो आपको प्रोविजनली वो टैक्स का क्रेडिट मिल जाता था, ये भी मैंने बताया हुआ है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने 36 रूल सब रूल 4 एक न्यूली इंसर्टेड सब रूल आया था, जिसके अंदर इफ यू रिमेंबर तो मैंने आपसे ये कहा था कि लॉ में ये लिखा हुआ था कि अब से आपको क्रेडिट सिर्फ वही मिलेंगे जो आपके 2A में शो करेंगे, जीएसटीआर 2A में शो करेंगे। और जीएसटीआर 2A में वही शो करते थे जिसका टैक्स सप्लायर ने पे करा था। इसके अलावा जो जीएसटीआर 2A में शो नहीं करेगा, याद करेंगे उसके लिए हमने पढ़ा था कि 20% ऑफ जितना 2A में शो करेगा उतना आप क्रेडिट और एक्स्ट्रा ले सकते हो जो 2A में शो नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि 2A में 1 लाख शो कर रहा था, ठीक है जी, और आपके पास एक ऐसा आईटीसी था, इनवॉइस था आपके पास जिस पर आपने टैक्स पे करा हुआ था 40,000। पुराने लॉ में तो हम क्या करते थे, इसको हम प्रोविजनली ले लेते थे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि 36 सब रूल 4 के अंदर लिखा हुआ था कि अगर प्रोविजनली अब नहीं मिलेगा, अगर वो 2A में शो नहीं कर रहा, फिर उन्होंने कहा चलो दे देंगे, लेकिन सिर्फ कितना, मैक्सिमम उतना देंगे जितना 2A में शो कर रहा था, उसका 20% हम आपको प्रोविजनल दे सकते हैं।
मतलब अगर मेरा 2A में 1 लाख शो कर रहा था तो क्या मैं प्रोविजनली 20,000 और ले सकता था। इसका मतलब ये हो गया कि 40,000 ऑल्दो था मेरे पास, बट क्या मैं रिस्ट्रिक्टेड था ओनली फॉर 20%। कुछ याद आ रहा है? ठीक है बेटा, अब ना इसमें भी चेंज आ गया है, इसमें भी चेंज आ गया है, नोट कर लीजिए। लॉ ने यहां पर फ्रॉम 1 जनवरी 2020 इसे 20% के बजाय कर दिया है 10%। हाँ जी, लॉ ने इसको कितना कर दिया है? 10% ऑफ द अमाउंट शोइंग इन 2A। इसका मतलब ये हो गया कि आपके 2A में कितना शो कर रहा है उसका 10% आप एक्स्ट्रा प्रोविजनली ले सकते हो। ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में आएगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ वो क्या कह रहा है। गुड्स परचेज फ्रॉम पूजा लिमिटेड, जिस पर पूरी पेमेंट हमने तो करी थी बट उसने टैक्स डिपॉजिट नहीं करा, ITC था 10,000। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है, क्या मैं ये 10,000 प्रोविजनली ले सकता हूं या नहीं? इसका आंसर शीट में आंसर गलत है, वो आप ठीक कर लीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है 10,000, बट अब आप इसको काट दो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे 2A में सिर्फ 80,000 ही आ रहा होगा। ठीक है जी, 2A में सिर्फ कितना आ रहा होगा? 80,000 ही आ रहा होगा इससे रिलेटेड। और लॉ ने क्या कहा कि अब आप मैक्सिमम, ये काट दीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा रूल 36 सब रूल 4, सिर्फ 10% ही आप ले सकते हो जितना 2A में शो कर रहा होगा, यानी कि 8,000 मैक्सिमम आप प्रोविजनली ले सकते हो। तो आपका टोटल ITC यहां पर आंसर में 90 ना करके आप लिख दीजिएगा 88,000। क्लियर हो गया या नहीं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट चेंज। प्लीज मेक श्योर कि आपको ये अमेंडमेंट अच्छे से करनी है। आप पिछली वाली क्लासेस में देखेंगे मैंने वहां पर 20% लिखा था, नाउ इट हैज रिड्यूस टू 10%। ठीक है जी, तो प्लीज इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे लिए। आई होप सो दिस इज डन नाउ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। इनसाइट लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल। द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ आउटपुट CGST इतना, SGST इतना, IGST इतना। इनपुट हमारे पास क्रेडिट्स पड़े हुए हैं ये सारे। आपको टैक्स पेबल और बताना है कितना कैरी फॉरवर्ड होगा। सर याद करेंगे, मैंने आपको सेक्शन 49 पढ़ाया था, जिसके अंदर आपको याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आपको जब भी क्रेडिट इस्तेमाल करना हो तो पहले आपको क्रेडिट इस्तेमाल करना होगा IGST। जब तक IGST खत्म नहीं हो जाता आप CGST और SGST के क्रेडिट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर याद करेंगे, IGST का क्रेडिट हमेशा सबसे पहले IGST में यूज होता है और बाद में क्या CG और SG किसी भी जगह पे यूज हो सकता है। जब IGST खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद CGST यूज होगा अपने लिए और SGST यूज होगा अपने लिए। कुछ याद आ रहा है ऐसा? बिल्कुल सही। तो ऐसा ही बस ये प्रैक्टिस था इसी चीज का। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा आउटवर्ड था बेटा। हमने IGST टोटल 12,000 का क्रेडिट था, पहले 3 हमने IGST में इस्तेमाल कर लिया, अभी भी कितना बचा? 9। वो 9 मैंने CG में इस्तेमाल कर लिया। अब कई बच्चों ने यहां पे क्या करा कि उन्होंने SG में इस्तेमाल कर लिया। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते थे ऐसा, ठीक है ना। तो उसमें साफ लिखा हुआ है IGST फर्स्ट, IGST देन CG एंड SG इन एनी ऑर्डर। तो वो आप किसी भी ऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पर आपका आंसर मेरे आंसर से वेरी कर सकता है। फिर CGST का 7,000 था, वो अपने में यूज हो गया। SGST का 14 था, उसमें अपने में यूज कर लिया। अब जो बच गया इतना अमाउंट हमें CGST का फाइनली और पे करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ये मेरा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्टेड था, क्वेश्चन नंबर 14। तो आई होप सो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, आपको याद होगा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने बताया था कि अगर आप जो भी टैक्स पे करते हो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। तो उसमें पहला था सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स, फिर उसके बाद करंट टैक्स पीरियड, और उसके बाद कोई भी डिमांड या कुछ भी अगर होगा तो उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते थे। कुछ याद आ रहा है? तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, इसी ऑर्डर के अंदर जो भी आप पैसा पे करोगे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो ये भी आपको क्वेश्चन आता होगा। और मेरा लास्ट क्वेश्चन था जिसमें इफ यू रिमेंबर तो सिर्फ ये पूछा गया था
कि बताइए डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट कहाँ कहाँ नहीं लगता। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो आई होप सो सेक्शन 54 सब सेक्शन 8 अब अगर आपने पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आपने वहीं से पूरा का पूरा एज इट इज लिखना था। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द एंड ऑफ माय सॉल्यूशन। आई एम वेरी श्योर आपका नॉलेज लेवल जहां पर भी था थोड़ा सा एनहांस जरूर हुआ होगा। सो नाउ कीपिंग इन माइंड कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, सो आई एम अनाउंसिंग अ टेस्ट नाउ, प्लीज राइट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, जो मेरा अगला टेस्ट होगा, वो प्योरली आईटीसी प्लस कॉम्पोजिशन स्कीम पे होगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में टेस्ट रखेंगे। ठीक है जी, मुझे अभी भी लगता है कि ये 2 चैप्टर्स में बच्चों में बहुत वीकनेस है, तो अब मैं 2-2 चैप्टर करके टेस्ट रखूंगा। ठीक है, वीक में वी विल ट्राई कि हम लोग 2 या 3 टेस्ट रखा करेंगे। ठीक है, आईटीसी और कॉम्पोजिशन स्कीम का टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन फ्राइडे। ठीक है जी, फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा। अगेन इसमें समवेयर अराउंड 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी, और फिर उनके आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। क्लियर है या नहीं? सो टेस्ट फॉर आईटीसी अलोंग विद कॉम्पोजिशन स्कीम ऑन फ्राइडे, क्योंकि पहले ज्यादा चैप्टर्स थे तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट मैं पूछ नहीं पाया। तो अब मैं 2-2 चैप्टर करके आपका टेस्ट लूंगा और आपको इतना स्ट्रांग कर दूंगा मैं कि आपको लगेगा कि सर अब हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए वी आर एबल टू आंसर। क्लियर है? ठीक है सर। सो ये 2 चैप्टर का टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे मॉर्निंग में। आई एम वेरी श्योर जिस तरह से इस बार आपने रिस्पॉन्स दिया, आप नेक्स्ट टेस्ट में भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस एंड यू विल सिंपली लव इट। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, एंड तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अब आपके इतने पेपर ले लूंगा मैं, इतने टेस्ट ले लूंगा कि आप लोगों को किसी रिवीजन की, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच।